भारत 1 अरब से भी ज्यादा आबादी वाला एक विशाल देश, जहां अनेकों सभ्यताएं पनपी। कभी ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और शान था। कितनी धूमधाम है, क्या सजावट है, एकदम शाही अंदाज। वो युग तो नहीं रहा, पर आज भी उसे कुछ पुरानी डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए महसूस किया जा सकता है। इस तरह की करीब 300 डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट ने रेस्टोर किया है और उन्हें आज के दर्शकों को दिखाया जा रहा है। उस जमाने की तस्वीरें तो बहुत हैं, लेकिन वीडियोस बहुत कम हैं। उन्हें देखना एक अनोखा अनुभव है। अंग्रेजों के लिए भारत कितना अहम था, ये इन फिल्मों में साफ जाहिर है। ये शानदार फिल्में उस बीते दौर का आईना है जब ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था और भारत के लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। जो लोग ये फिल्में बना रहे थे, क्या उन्हें एहसास था वो इतिहास को संजो रहे हैं? भारत की ऐसी छवि दिखाने के पीछे क्या कोई खास कारण है? हमें क्यों बताया जा रहा कि वास्तविक भारत दरअसल ये है? इन फिल्मों में जीवन को जिस तरह से पेश किया जाता है, आमतौर से इस तरह से फिल्मांकन नहीं होता। इसमें बीते युग के लोग नजर आते हैं। कई बार तो ऐसा लगता है जैसे आप नहीं मानो वो आपको देख रहे हों। इन फिल्मों में छिपे अनजाने पहलू भारत की अनूठी कहानी बयान करते हैं। इंडिया ऑन फिल्म। बनारस, पवित्र गंगा के किनारे बसा शहर, हिंदू मान्यताओं में रचा बसा। माना जाता है कि ये प्राचीन शहर लगभग 3000 साल पुराना है। ये भारत का वो शहर है जिसे सबसे पहली बार कैमरे में कैद किया गया। ये फुटेज 1899 की है। वाह, ये तो बनारस है। मैं यहीं से तो हूँ। गंगा की इन्हीं घाटों पर मैंने तैरना सीखा। मेरे पिताजी मुझे पानी में फेंक देते थे और फिर मैं जैसे तैसे किनारे तक तैर कर आता था। इस तरह मैंने तैरना सीखा। नाव से लिया हुआ ये शॉट बहुत ही शानदार है। कैमरे ने बनारस के घाटों को बखूबी कैद किया है। इन्हीं सीढ़ियों के जरिए लोग गंगा किनारे तक पहुंचते हैं। घाट वाला ये हिस्सा बनारस शहर का दिल है। यहाँ पर सभी तरह के धार्मिक आयोजन होते हैं। बनारस के लगभग हर इलाके का अपना घाट है। यहाँ ऐसे कुछ परिवार हैं जिनके कुछ सदस्य दिन की शुरुआत सुबह 4 बजे गंगा स्नान से करते हैं और ये परिवार 50 क्या 100 साल पहले से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। गंगा नदी को बनारस के लोगों की जीवन रेखा कहा जा सकता है। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के आर्काइव के पास भारत की शुरुआती फिल्मों का सबसे बड़ा संग्रह है, जो दुनिया में और कहीं नहीं। यहाँ लगभग 300 रील्स क्लाइमेट कंट्रोल्ड वॉल्ट्स में रिस्टोर की गई हैं। इन रील्स की डिजिटल कॉपी बना ली गई है ताकि आने वाली पीढ़ियां इन फिल्मों में कैद उस बीते युग का नजारा ले सकें। वो युग जब भारत ब्रिटिश हुकूमत का गुलाम था। वैसे ब्रिटेन के अलावा कुछ यूरोपीय देशों के फिल्म निर्माता भी भारत की प्राचीन सभ्यता से खींचे चले आते थे। उनके लिए श्रद्धालु, पुराने मंदिर और श्मशान पसंदीदा विषय थे। कुछ हिंदू परिवार अंतिम संस्कार के लिए शव को बनारस लाते हैं। भारतीयों के लिए इस तरह की परंपराएं जीवन शैली का हिस्सा हैं, किंतु यूरोपीय लोगों के लिए ये विचित्र और हैरान करने वाली थीं। वो घाट पर होने वाले संस्कारों और अनुष्ठानों को देखकर हैरत में पड़ जाते थे। ऐसी मान्यता है कि अगर बनारस में प्राण निकले तो निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी वजह से शव के मुंह में गंगा जल अर्पित करने की परंपरा है, क्योंकि हर कोई गंगा के घाट पर तो हो नहीं सकता। बनारस के अलावा इन फिल्मकारों ने कुछ और शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी कैमरे में उतारा। 1906 की इस फिल्म का शीर्षक है अ नेटिव स्ट्रीट इन इंडिया। इसे वॉल्टर डॉ कंपनी ने बनाया। इस फिल्म में लोग चलते हुए कैमरे की ओर गौर से देख रहे हैं। वो शायद सोच रहे हैं क्या है ये। कैमरा स्थिर है, सड़कों के बीचों बीच है और लोग हर तरफ से गुजर रहे हैं।
इनमें से कुछ बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु हैं, जैसे ये कैमरा के पास आ रहे हैं ताकि इसे करीब से देख सकें। उन्हें कोई डर नहीं है, वो बस जानना चाहते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इस तरह की जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक है और ये वो दौर है जब भारत हर तरह से बटा हुआ था। तब अंग्रेजी हुकूमत के लोग इस भीड़ भड़क्के के जगहों पर नहीं रहते थे, वो यहाँ शॉपिंग करने भी नहीं जाते थे। उस दौर में बहुत भेदभाव था, जैसे जात पात, धर्म, वर्ग, नस्ल। उस वक्त जाति प्रथा की वजह से समाज की हालत बहुत बुरी थी। जीवन का कोई भी पहलू उसके असर से बचा नहीं था। तब भारत के कुछ हिस्सों में छोटी जाति के लोगों को कुछ खास सड़कों पर आने की इजाजत नहीं थी। सिर्फ कुछ विशेष जातियां ही सड़क पर आ जा सकती थीं। लेकिन इस सड़क पर ऐसी कोई पाबंदियां नहीं दिख रही। यहाँ वो फासले नहीं है। यहाँ कुछ लोग ऊंची जाति से हैं, उनमें से कुछ के हाथ में छतरी है और कुछ ने ट्यूनिक्स और कमीज पहनी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये शिक्षित अभिजात वर्ग से हैं। इनका अनपढ़ गंवार लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिना कुर्ते कमीज के हैं, वो भी इसी सड़क पर रोजमर्रा के कामों में जुटे हुए हैं। वो अभिजात वर्ग से फासला तो रखे हुए हैं, पर वो ज्यादा नहीं है। ये जो स्क्रीन के ठीक बीच में ये महिला है, उसने साड़ी के नीचे ब्लाउज नहीं पहना हुआ है। ये एक बंगाली महिला है। बंगाल में आज भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ ये परंपरा जारी है। ब्लाउज पहनना अंग्रेजी संस्कृति का हिस्सा था। अगर आप उस वर्ग से हैं जो किसी रूप में अंग्रेजी हुकूमत से जुड़ा है या जिसने पाश्चात्य संस्कृति के बारे में जानना समझना शुरू किया है, तो आपके घर में ब्लाउज जैसी पाश्चात्य वेशभूषा को अपनाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। इन पुरानी फिल्मों को देखना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव था, क्योंकि इनमें रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत अनोखे ढंग से फिल्माया गया है और ये बात उस दौर की फिल्मों में कम देखने को मिलती है। करीब 300 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप का ज्यादातर हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में था। इसे ब्रिटिश भारत कहते हैं। इस नक्शे में पीले रंग वाले हिस्सों पर सीधा सीधा अंग्रेजी शासन था। इन्हें कोलकाता से नियंत्रित किया जाता था। गुलाबी रंग वाले वो हिस्से हैं जहां रियासतों के नवाब, निजाम वगैरह की हुकूमत थी, लेकिन अंग्रेजों का यहां भी दखल था। बाकी यूरोपीय शक्तियों के मुकाबले ब्रिटिश बहुत आगे थे। वहां की शासक महारानी विक्टोरिया के काल में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी ऊंचाइयों पर था। यह है दिल्ली का कोरोनेशन पार्क, एक ऐतिहासिक जगह। आज ये खेल का मैदान है, लेकिन 1902 में इस जगह को ब्रिटिश साम्राज्य ने एक भव्य आयोजन के लिए चुना था। मुगल शासकों की तर्ज पर यहाँ पर दरबार लगाया गया था। यहाँ राजा एडवर्ड सप्तम का राज्याभिषेक हुआ था। इस बड़े इवेंट को गौमोंट कंपनी ने कैमरे में कैद किया था। दूर दूर की रियासतों से आए भारतीय राजा महाराजाओं ने इस शाही उत्सव की शान बढ़ाई थी। इस शाही उत्सव में अंग्रेजों ने मुगलई तौर तरीकों और रीति रिवाजों को अपनाया था, जो ब्रिटेन की शाही परंपराओं से बहुत अलग थीं। इससे एक बात तो साफ जाहिर है कि सत्ता पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए अंग्रेजों को भारतीय रीति रिवाजों और परंपराओं को अपनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो जानते थे कि भारतीयों को चमक दमक, धूमधाम और तड़क भड़क बहुत पसंद है, पर मुझे यकीन है कि ये सब करने में उन्हें भी बहुत मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। इस इवेंट में अंग्रेजों के बनाए हुए शासकों की परेड निकाली गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराजा का शीर्षक अंग्रेजों की इजाद है। अलग अलग शासकों को अलग अलग शीर्षकों से नवाजा गया था, पर शासकों के शीर्षक समान होने का मतलब ये नहीं था कि उनमें असमानताएं नहीं थी। अंग्रेजों ने एक औपचारिक शाही पद का इजाद किया जिसे वो कहते थे महाराजा। इस पद को पाने के लिए शासकों में बहुत होड़ मची रहती थी। अंग्रेज चाहते थे कि शासकों में इस तरह की प्रतिस्पर्धा बनी रहे। ये उनकी निष्ठा सुनिश्चित करने का एक तरीका भी था। जब मैं कोई ऐसी फिल्म देखता हूँ जिसमें दरबार लगा होता है तो मुझे उसका एक पक्ष काफी हास्यास्पद लगता है। मैं उन महाराजाओं के वंशजों से मिला हूँ जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादाजी का बहुत अहम स्थान था क्योंकि वो कमांडर इन चीफ के दाहिनी ओर बैठे थे। पर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इन चीजों से उन्हें लगता है वो बहुत खास हैं। कोरोनेशन पार्क में उन वायसरॉय की मूर्तियां हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में ब्रिटिश हुकूमत की नुमाइंदगी की। वायसरॉय का मतलब था सबसे ऊंचे पद पर होना। उन्हीं में से एक थे जॉर्ज नथानियल कर्जन। 1902 में लगा दरबार इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ था। जॉर्ज नथानियल कर्जन सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति है।
जब वो ईटन में होते थे तो उनकी शान में यही पंक्तियां दोहराई जाती थीं। शायद ही उनकी कोई ऐसी तमन्ना होगी जो पूरी न हुई हो। वो अपने हर सपने को पूरा करने की ताकत रखते थे। वो चाहते थे कि भारत के अलग अलग रियासतों के शासक अंग्रेजी हुकूमत के इशारों पर नाचे, उन्हें जैसा कहा जाए वैसा करें। और 1902 में लगे दरबार में उन शासकों ने ठीक वैसे ही किया। नई सदी में एक नए भारत की कहानी गढ़ी जा रही थी। ये दरबार राजा को प्रभावित करने के लिए लगाया गया था, लेकिन राजा एडवर्ड सप्तम आए ही नहीं। राजा ने अपने छोटे भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेज दिया। इस बात ने लॉर्ड कर्जन को मायूस कर दिया। इस फिल्म में हम ड्यूक को दरबार में पहुंचते हुए देख रहे हैं। यहाँ हम ब्रिटिश सैन्य परंपरा में भारतीय सैन्य वेशभूषा की झलक देख सकते हैं। घोड़े पर सवार ब्रिटिश सैनिकों ने पगड़ी बांधी हुई है। देखा जाए तो पगड़ी पहनना कुछ सिर पर हैट पहनने की तरह है। पगड़ी हो या हैट, दोनों ही औपचारिक पहनावे हैं। आपकी पगड़ी से आपकी प्रतिष्ठा का पता चलता है। जितनी शानदार आपकी पगड़ी है उतने ही आप धनी होते हैं। और अगर आप समाज में शिखर पर हैं तो आपके सिर पर शानदार मुकुट होना चाहिए। दरबार की कई फिल्में बनी। इन्हें सिर्फ ब्रिटेन में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दिखाया गया। उस वक्त फिल्म एक नई विधा थी, लेकिन शासक वर्ग समझ चुका था कि ये प्रोपेगेंडा का सशक्त माध्यम है। अब आम लोग ब्रिटिश साम्राज्य के वैभव को दुनिया के कोने कोने में देख रहे थे। ब्रिटेन में आम लोगों के लिए हाथी एक अजीबोगरीब जानवर था। उनमें से ज्यादातर लोगों ने तो शायद हाथी को चिड़ियाघर में ही देखा होगा, लेकिन जब फिल्मों में उन्होंने सजे हुए विशाल हाथियों को सड़कों पर डोलते हुए देखा तो भारत के लिए उनका आकर्षण बढ़ गया। ये फिल्म हर तरह से अनोखी थी। ऐसा माना जाता है कि इसके फिल्मांकन के बाद भारत में फिल्में बनने का सिलसिला सा शुरू हो गया और जो शुरुआती फिल्में बनी उन्हें इस फिल्म से बहुत ज्यादा प्रेरणा मिली। पूरे भारत में गांव-गांव, शहर-शहर में लोग दरबार की शान शौकत देख रहे थे। लोगों ने इससे पहले फिल्में नहीं देखी थी। ये उनके लिए एक नया अनुभव था। इस फुटेज की अहमियत सच में बहुत ज्यादा है। इसी से सब कुछ शुरू हुआ, बॉलीवुड और बाकी सब कुछ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। यहाँ लगभग 1.5 करोड़ लोग रहते हैं। भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक। ब्रिटिश काल के शुरुआती दौर में ये भारत की राजधानी था। ये शानदार फुटेज 1906 के कोलकाता की है। इस फुटेज के जरिए हम शहर की धड़कन को महसूस कर सकते हैं। कैमरामैन ने चलते हुए वाहन से शूट किया है। लगता है जैसे सड़क पर सब कुछ अव्यवस्थित है, लेकिन इस अव्यवस्था में भी एक व्यवस्था है, क्योंकि सब अपने अपने रास्ते पर हैं। कोई किसी से नहीं टकराता। हाँ, देखने में ऐसा लगता है कि अभी टक्कर होने वाली है, लेकिन ऐन मौके पर टक्कर होते होते बच जाती है और सब कुछ संभल जाता है। कोलकाता की चहल पहल को देखना एक लाजवाब अनुभव है, लेकिन आज की तुलना में सब कुछ बहुत ही खाली खाली सा दिख रहा है। ब्रिटिश काल के ज्यादातर शहरों की तरह कोलकाता भी 2 भागों में बटा हुआ था। एक जहां अंग्रेज रहते थे और दूसरा जहां भारतीय रहते थे। ये वो भाग है जहां भारतीय रहते थे। इस कमर्शियल इलाके में व्यापारी वर्ग का वर्चस्व था। यहाँ व्यापारिक प्रतिष्ठान थे जिनमें उद्योग और कारोबार होता था। यहाँ अंग्रेजों का बहुत कम आना जाना था। तभी इन सड़कों पर आपको कहीं अंग्रेज नजर नहीं आ रहे। अगर आप कोलकाता के कुछ खास हिस्सों में जाते हैं तो आज भी कुछ लोग बीते जमाने के कपड़ों में दिखेंगे, जैसा वो बीते जमाने में पहना करते थे। और ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था, पर कुछ कुछ जगहों पर। ब्रिटिश काल की वास्तुकला को बहुत सारी जगहों पर देखा जा सकता है, शायद इतना कहीं और नहीं है। ये कोलकाता की विरासत है। इस आधुनिक शहर में अतीत आज भी जिंदा है। विक्टोरिया मेमोरियल जैसी इमारतें कोलकाता के औपनिवेशिक अतीत की याद दिलाती हैं। कोलकाता को मुगलों की राजधानी दिल्ली को टक्कर देनी थी। अंग्रेजों की इसी चाहत की वजह से कोलकाता में
इतने लाजवाब स्मारक बनाए गए। यहाँ की शानदार वास्तुकला के आसपास कोई और भारतीय शहर नहीं था। उस दौर का कोलकाता एक बहुत ही आकर्षक शहर था। ये अंग्रेजों की राजधानी थी। कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि भारतीय आधुनिकता की शुरुआत यहीं हुई। कोलकाता में राष्ट्रवादी आवेग के एक बड़े हिस्से ने जन्म लिया, क्योंकि यहाँ भारत का शिक्षित वर्ग अंग्रेजों के संपर्क में आया और उनके दिमाग में लोकतांत्रिक विचार धीरे धीरे उभरने शुरू हो गए। भारत ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे अहम हिस्सा था, उनके लिए धन दौलत का सबसे बड़ा स्रोत। इसका ज्यादातर भाग कोलकाता के बंदरगाह से और बाकी का हिस्सा मेहनत कशों का श्रम चुरा कर आता था। और यह है हुगली नदी के आसपास का इलाका, जो अंग्रेजों के वक्त से ही गतिविधियों का केंद्र है। कोलकाता का बंदरगाह एक अहम जगह थी। असम और दार्जिलिंग के मशहूर बागानों से यहाँ चाय पहुंचती थी। इसके अलावा कुछ और कृषि उत्पाद जैसे नील, जूट वगैरह का भी यहीं से निर्यात किया जाता था। अब हम नदी में चलने वाली कुछ नाव देखते हैं। इनकी बनावट बेहद दिलचस्प है। ये लकड़ी की बनी हुई है, कुछ बड़ी है तो कुछ छोटी। इन छोटी नावों को लोगों के अलावा सामान को लाने और ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब आप मजदूरों को खोदते, ढोते और ढकेलते हुए देखते हैं तो आपको उनका योगदान, उनकी अहमियत समझ में आती है। इस सहूलियत के बगैर अंग्रेजों के लिए बड़े बड़े बंदरगाह बनाना नामुमकिन था। इस तरह के निर्माण कार्य में भारतीयों की भूमिका बहुत अहम थी। और यहाँ आप पृष्ठभूमि में भाप से चलने वाला एक ब्रिटिश जहाज देख सकते हैं। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ऐसे जहाजों की वजह से ब्रिटेन और भारत के संबंधों में क्रांति आई। वैश्विक शिपिंग के विस्तार ने कोलकाता के बंदरगाह पर हलचल मचा दी। इससे कुछ नए उद्योगों को बढ़ावा मिला। उन्हीं में से एक था समुद्री केबल का निर्माण। ये केबल जूट के तंतुओं से बनता है। इसके लिए श्रमिकों की एक पूरी टीम चाहिए होती है। इसको बनाने की कठिन प्रक्रिया को 1909 में पर्दे पर पहली बार दिखाया गया। कृषि उत्पादों में जूट का बेहद अहम स्थान था, क्योंकि ये एक ऐसा फाइबर था जिसका इस्तेमाल बहुत सारी चीजें बनाने के लिए किया जाता था, जैसे कि समुद्री केबल, बोरियां, बैग और पैकेजिंग सामग्री। उन दिनों में भी ये चीजें सिर्फ हाथों से नहीं बनती थी, इसके लिए मशीनों का इस्तेमाल भी होता था। उस दौर में इस प्रक्रिया का फिल्मांकन करना बहुत दिलचस्प रहा होगा। इसमें से कुछ सीन्स को बहुत अद्भुत ढंग से फिल्माया गया है। लाइटिंग के बारे में बहुत गहराई से सोचा गया है। फ्रेम में कोई कैसे और कहां से दाखिल होगा, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया गया है। और आखिर में हमें वो समुद्री केबल नजर आता है, एक भारी भरकम रस्सी जिसे देखकर लगता है कि अगर थोड़ी भी बेध्यानी हुई तो ये मजदूर इसके वजन के नीचे दब सकते हैं। रस्सी को नाव में लादा गया। इस तरह मुश्किल काम पूरा हुआ। अब थोड़ा आराम किया जाए। बहुत से लोगों को लगता होगा कि आज से 100 साल पहले भी भारत में चाय को आज की तरह ही पसंद किया जाता होगा। ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है, क्योंकि देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां पर चाय नहीं मिलती। बहुत कम लोग जानते हैं कि चाय बाहर से आई है। 1850 से पहले भारतीय लोगों को चाय के बारे में जरा भी अंदाजा नहीं था। आम लोगों ने चाय को लगभग 20वीं सदी के शुरुआत में अपनाया। अंग्रेजों की तरह भारतीय भी जल्दी ही चाय के आदी हो गए। 1935 के आते आते चाय ने एक बड़े उद्योग का रूप ले लिया। उसका असर उन फिल्मों में भी नजर आया जो भारत का परिचय देने के लिए बन रही थी। उनमें चाय के बागानों के सीन जरूर होते थे। बहुत सब्र से काम लेना पड़ता है। चाय के पौधे को पहले साल नर्सरी में रखा जाता है। I love this accent. In a nursery. जहाँ उन्हें रोपा जाता है। Plantations. जंगली जानवरों से बचाने के लिए बाड़ लगानी पड़ती है। तेज धूप से भी पौधों की हिफाजत करनी पड़ती है। चाय के पौधे के पहले 5 साल बहुत मुश्किल होते हैं, इसलिए उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तब की और आज की फिल्मों में बहुत फर्क है, लेकिन असम में आज भी उसी ढंग से चाय की खेती होती है। आज भी आप ठीक वैसे ही शॉट ले सकते हैं और आज भी बागान में काम करने वाली महिलाएं उसी तरह की साड़ी पहनती हैं। हो सकता है कि कुछ के हाथ में मोबाइल हो बाकी सब कुछ लगभग वैसा ही है। पत्तों का रंग अब हरा हो चला है।
उनका वजन करके बैलगाड़ी से फैक्ट्री भेज दिया जाता है। आप देख रहे हैं कि चाय के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये काम बाल मजदूरों से करवाया जा रहा है। कुछ युवा लड़के श्रम कर रहे हैं और फिर एक मशीन द्वारा पत्तों को छांटा जा रहा है। माल तैयार है। अब इन्हें बड़ी बड़ी पेटियों में पैक करके ब्रिटेन और दुनिया भर में ले जाया जाएगा। इन बागानों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों को मैदानी इलाकों में से लाया गया था। इन चाय बागानों में कुछ कॉन्ट्रैक्ट पर आए और कुछ को जोर जबरदस्ती से भी यहाँ लाया गया था। इस तरह के शोषण को उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में जाहिर नहीं किया गया। उनमें तो चाय के बागानों को एक सुहानी मस्तानी जगह की तरह दिखाया गया। इस फिल्म में तो पहाड़ी की ऊंचाइयों पर मौजूद इस चाय के बागान को बतौर पिकनिक स्थल की तरह पेश किया गया। धीरे धीरे भारत के चाय उगाने वाले इलाके ऐसे दिखने लगे मानो छोटा सा इंग्लैंड हो, क्योंकि चाय के ज्यादातर बागान पहाड़ी इलाकों में थे। अंग्रेजों को अपने देश से लंबे वक्त तक दूर रहना पड़ता था। उस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने बागानों को ऐसा रूप दिया जो उनके देश जैसा हो। किसी टेढ़े मेढ़े पहाड़ी घुमावदार ट्रैक की बढ़िया मिसाल है दार्जिलिंग रेलवे। इसे बनाना आसान नहीं था। जिस तरह की टॉय ट्रेन दार्जिलिंग में है, वैसी और भी कई जगह पर है। मूल रूप से ये सुविधा ब्रिटिश अधिकारियों के लिए मुहैया करवाई गई थी। ये सुविधा उन हिल स्टेशनों पर है जो अंग्रेजों ने बनवाए। पहाड़ी इलाकों में रेल ट्रैक बिछाने का सिलसिला 1830 के दशक में शुरू हुआ। इसका मकसद था माल और सैनिकों को स्थानांतरित करना और व्यवस्था बनाए रखना। इसकी सबसे बढ़िया मिसाल है वो ट्रेन जो शुरू में सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चला करती थी, जिसे फ्रैंकलिन प्रेस्टेज ने डिजाइन किया था। इस ट्रैक की योजना और निर्माण इन्हीं के मार्गदर्शन में हुआ। उस दौर के ज्यादातर इंजीनियर ऐसे ट्रैक की बनावट को असंभव समझते थे, लेकिन इन्होंने लोगों ने कहा यहाँ ट्रैक बनाना असंभव है, पर तब अंग्रेजी हुकूमत अपनी बुलंदियों पर थी। उनके पास बेशुमार ताकत थी। आप चाहे 100 आदमी मांगे या 1000 या फिर 10,000 आपको मिल जाते थे। बस जरूरत थी खुद पर यकीन करने की। आपके पास सिर्फ दिमाग और हौसला होना चाहिए। फ्रैंकलिन प्रेस्टीज का बिछाया हुआ ट्रैक तीव्र ढलान वाले पहाड़ों के किनारे पर चिपक सा जाता था। इसके अलावा और भी बहुत सारे शानदार पहलू हैं जो सफर को दिलचस्प बना देते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको ट्रेन के आगे आगे एक आदमी झंडा लेकर भागता हुआ नजर आएगा। वो लोगों को चेतावनी दे रहा है, उन्हें हटने के लिए कह रहा है, इसीलिए वो ट्रेन से तेज भाग रहा है। लोगों के हाव भाव बता रहे हैं कि यहाँ ट्रेन का आना किसी इवेंट से कम नहीं। जब लोगों ने इस अद्भुत मशीन को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो बड़े अचरज में पड़ गए। उसे देखते ही ये ताज्जुब करने लगे कि आखिर ये है क्या। ये फिल्म 1934 में बनी। तब भारत का रेलवे नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क्स में से एक था। शुरू में नेटवर्क बिछाने का मकसद था औपनिवेशिक व्यापार बढ़ाना और सरकारी नियंत्रण को मजबूत करना, लेकिन अब ये रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। अंग्रेजों ने भारत का शोषण करने के लिए रेलवे नेटवर्क बनाया था, लेकिन सिर्फ यही सच नहीं है। हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि अंग्रेजों के जाने के समय तक रेलवे ने भारत को जोड़ने में एक बड़ी भूमिका निभाई। रेलवे अंग्रेजी हुकूमत की जटिल विरासतों में से एक है। ऐसी ही एक विरासत है धर्म। साल 1882 में सैल्वेशन आर्मी ने भारत में अपना कदम रखा। वो अपने मिशनरी काम की फिल्में बनवाते थे ताकि ब्रिटेन में उन्हें दिखाकर चंदा जमा कर सके। उनका मकसद था धर्म परिवर्तन करके लोगों को ईसाई बनाना। आमतौर पर उनके निशाने पर अछूत और निचली जाति के हिंदू थे। सैल्वेशन आर्मी का विचार था कि अब वो उन्हें सभ्य बनाएगी और उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का योग्य नागरिक बनाने की कोशिश करेगी। ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि उन्होंने अपनी कुछ मिशनरी फिल्मों में जाति प्रथा के मुद्दे को छुआ। सैल्वेशन आर्मी ने धर्मांतरित हुए लोगों के जीवन में सेना जैसा अनुशासन लागू किया। 1904 की इस फिल्म में ये समूह गर्व से उस अनुशासन का प्रदर्शन कर रहा है। घोड़े पर महिला सवार है क्या? ये तो बहुत ही असाधारण बात है। और ये बच्चे यूनिफॉर्म में, इसका मतलब कोई मिशनरी स्कूल आसपास में है। बच्चे बहुत खुश हैं। मिशनरी और उनकी संस्थाएं धर्मांतरित हुए लोगों को अक्सर शिक्षा और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा देती थीं, जिससे उनका और उनके बच्चों का जीवन बेहतर हो जाता था।
उपनिवेशवाद और मिशनरियों के साथ निचली जाति के अनुभव और संबंध बहुत ही ज्यादा अलग थे। वो उन्हें सिर्फ बुराई के रूप में नहीं देखते हैं, लेकिन उच्च जातियों के साथ ऐसा नहीं था। उनके लिए मिशनरी वो लोग थे जिन्होंने उनके धर्म पर हमला किया। पर निचली जातियों ने कहा नहीं, वो हमें आजाद कराने आए हैं। अब हमें भी शिक्षा मिल सकती है। पहले हमें फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते थे, अब हमारे बच्चे साफ सुथरे यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाते हैं। हमें भी अब इज्जत मिलती है। अंग्रेज केवल व्यापार के लिए भारत नहीं आए थे। शुरुआती फिल्म निर्माताओं के लिए भारत एक खूबसूरत और रहस्य से भरा देश था। उनके लिए ये दुनिया का वो अपरिचित कोना था जहां सब कुछ बिल्कुल नया था। भारत दिलचस्प था और आज भी है। वो यहाँ उन खास चीजों को अपने कैमरे में कैद करने आए थे जो उनकी संस्कृति में नहीं थी। एक नई तरह की सुंदरता, लेकिन जो 19वीं सदी में सुंदर लगता था वो सुंदरता आज 21वीं सदी में भी बरकरार है। बीसवीं सदी की शुरुआत में फिल्मों में रंग के साथ प्रयोग शुरू हो गया था। उसकी एक मिसाल है सन 1909 की फिल्म दिल्ली, ग्रेट कैपिटल ऑफ इंडिया। इस फिल्म की शूटिंग उत्तरी भारत में हुई। इसमें दिल्ली के इतिहास के बारे में बताया गया। कभी दिल्ली मुगलों की राजधानी थी। इस फिल्म के सबटाइटल जर्मन भाषा में थे, जिससे इसकी अंतर्राष्ट्रीय पहुंच जाहिर होती है। इस फिल्म में पुरानी दिल्ली के बीचों बीच एक मुस्लिम जुलूस को निकलते हुए दिखाया गया है। इस जुलूस में आपको नट, बाजीगर, सभी तरह के लोग दिखाई दे रहे हैं। उत्सव जैसा माहौल है, लेकिन उत्सव के साथ साथ एक तरह का शोक भी है। ये पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन की शहादत का दिन है, जिसे मुहर्रम कहते हैं। इस दिन को शिया मुसलमान हर साल याद करते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस तरह के भारतीय जुलूस में सभी समुदाय के लोग शामिल होना चाह रहे हैं। फुटेज में हिंदू, मुसलमान और कुछ अन्य समुदाय दिख रहे हैं। कुछ के हाथों में इमाम हुसैन और हसन की कब्रों के मॉडल हैं, लेकिन कुछ लोग बेहद अजीबो गरीब मॉडल का प्रदर्शन कर रहे हैं जो कहीं से भी मुस्लिम स्मारक नहीं लगते। ये हिंदू मंदिरों की तरह दिख रहे हैं। हो सकता है ये वही हों। इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने के दौरान इस तरह के जुलूस पूरे भारत में निकलते थे। इनमें उस भयंकर युद्ध का नाटकीय प्रदर्शन किया जाता था जिसमें इमाम हुसैन शहीद हुए थे। ये शहादत शिया इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पूरा त्योहार वाला माहौल है। इसमें कोई शक नहीं कि कैमरामैन बहुत कुशल थे, लेकिन मुझे लगता है कि कलाकार उनसे भी ज्यादा कुशल थे। उन्होंने ये प्रदर्शन बिना साउंड, बिना कलर के किया, पर उसके बावजूद उन्होंने भावनाओं को इतनी बखूबी से व्यक्त किया कि मुझे लगा मैं रंगीन फिल्म देख रहा हूँ। कभी कभी मुहर्रम के इन जुलूसों को हिंदू मंदिरों के आगे से निकाला जाता था। उससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता था, जो कि कई बार धार्मिक दंगों का रूप ले लेता था। ये मुहर्रम के जुलूस अंग्रेजी प्रशासन के लिए चिंता का विषय थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये सामाजिक अशांति की चिंगारी लगा सकते हैं। इसलिए वे हमेशा इन पर कड़ी नजर रखते थे। भीड़ को काबू में रखने के लिए दारोगाओं के अलावा अंग्रेज ऑफिसर भी जुलूस के साथ साथ चलते थे। पाथे ब्रदर्स के कैमरामैन को इस लाजवाब प्रदर्शन को फिल्माने के लिए एकदम सही जगह मिल गई है। हालांकि वो जल्द ही इस प्रदर्शन का हिस्सा बन जाता है। आपको बहुत सारे लोग कैमरे की ओर देखते हुए मिलेंगे। कैमरा लोगों को देख रहा है और लोग उसे मानो वो एक किरदार है जो प्रदर्शन का हिस्सा बन गया है। इसलिए फिल्म देखते वक्त आपको लगता है वो लोग आपको देख रहे हैं। वो लोग जो किसी और युग के हैं वो आपको देख रहे हैं, मानो वो समय से परे हों। ये एक बेहद अजीब अनुभव है। फिल्म का अगला दृश्य हमें दिल्ली की मशहूर जामा मस्जिद में ले जाता है। इस बेमिसाल मस्जिद को मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 में बनवाया। लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर इस शानदार मस्जिद की पहचान है। लेकिन शुरुआती फिल्मों में फिल्म कलरिस्ट ने कुछ और ही हाईलाइट करने के लिए चुना। ये कलरिंग बहुत हटके है। लोगों के कपड़ों को हल्का पीला रंग दे दिया गया है। इसके अलावा मस्जिद का वो हिस्सा जहां कुरान की पवित्र आयतें लिखी हैं, उस हिस्से को भी
पीला रंग देकर उभारने की कोशिश की गई है। ये फिल्मकार के ऊपर है कि वो कौन से हिस्से पर दर्शक का ध्यान केंद्रित करना चाहता है। पहले फिल्म की तकनीक यहीं तक थी, फिर धीरे धीरे ये तकनीक विकसित होती गई। अब हम बहुत आगे आ गए हैं, पर हमें ये कहना ही होगा रंगीन फिल्मों की शुरुआत इस तरह हुई। ये बेहद दिलचस्प यात्रा है। इस फिल्म को बने करीब करीब 100 साल हो चुके हैं, लेकिन जामा मस्जिद में आज भी सब कुछ लगभग वैसा ही है। इस मस्जिद को आज भी भारत की सबसे अहम मस्जिद माना जाता है। मुझे इस मस्जिद में जाने का मौका मिला है और वहां मैंने खुद अपनी आंखों से गैर मुस्लिमों को अपने धर्म अनुष्ठान करते हुए देखा है। भारत की यही बात तो उसे इतना खास बनाती है। यहाँ की सदियों पुरानी साझी विरासत आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। सिर्फ धर्म ही नहीं, भारत में ऐसे और भी बहुत सारे विषय थे जिन्होंने यूरोपीय फिल्मकारों को यहाँ खींचा। वो यहाँ के फलों से भी मंत्रमुग्ध थे। ये फिल्म 1914 में फ्रेंच साइंस प्रोग्राम सिएंशिया के लिए बनाई गई, पर क्योंकि इसमें सबटाइटल अंग्रेजी में है तो इससे इशारा मिलता है कि इस फिल्म को ब्रिटेन में भी दिखाया गया होगा। आज के दर्शक भी इस फिल्म से मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रह सकते। इस फिल्म में एक असाधारण सा खिंचाव है, एक अजीब सी कशिश है, क्योंकि ये राजनीतिक विचार या सेना शक्ति जैसे गंभीर मसलों से नहीं जुड़ी। इसका विषय बहुत सरल है। ये गर्म देश में रहने वाले उन इंसानों के बारे में है जो फल खाना पसंद करते हैं। फिल्म की यही सहजता इसे इतना अनोखा बनाती है। ये फिल्म किसी खूबसूरत सपने की तरह है। पर्दे पर फल देखकर आपकी भी फल को छूने की इच्छा होती है। इस फिल्म को जब ब्रिटेन में दिखाया गया होगा, पता नहीं दर्शकों ने क्या अनुभव किया होगा। केला ब्रिटेन में आज इसे एक साधारण फल समझा जाता है, लेकिन 1914 में ये एक नायाब फल था जिसे बहुत ही कम लोगों ने देखा था। ऐसी रिपोर्ट हैं जिनके हिसाब से केले दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में पहुंचे और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। तब तो केले के बारे में फिल्म बन गई, लेकिन अब कोई नहीं बनाएगा। अब तो केले आसानी से कहीं भी मिल जाते हैं। लेकिन इससे ब्रिटेन के बारे में एक बात सामने आती है, तब यहाँ बाहर के खान पान का ज्यादा प्रभाव नहीं था। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट के संग्रह में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो ऐसे देशों के बारे में हैं जहां ब्रिटेन का राज था। समय समय पर कुछ फिल्मकारों को वो फिल्में देखने की इच्छा हुई है जहां किसी और यूरोपीय ताकत की हुकूमत थी। ये फिल्म उन्हीं में से एक है। इसका शीर्षक है व्हील नोर। 1914 में बनी इस फिल्म की शूटिंग पौंडीचेरी में हुई, जिस पर तब फ्रांस की हुकूमत थी। और यहाँ पौंडीचेरी में ये वाहन है पुष्पुस। जिस तरह ब्रिटिश भारत में रिक्शा थे, उसी तरह फ्रांसीसी औपनिवेशक क्षेत्र पौंडीचेरी में पुष्पुस थे। रिक्शा को आगे की तरफ खींचना पड़ता था, लेकिन पुष्पुस को पीछे से धक्का लगाना पड़ता था। इसीलिए सवारी को उस मजदूर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। एक अमीर यूरोपीय परिवार पौंडीचेरी में यात्रा के लिए निकलता है। वो अपनी यात्रा एक हिंदू मंदिर में समाप्त करते हैं, जहां उनके सम्मान में नृत्य किया जाता है, जिसे शीर्षक में नाच के रूप में बताया गया है। वो विधा जो मुगलों के वक्त से चलने वाली एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। दरअसल ये देवदासी नृत्य शैली है। देव का अर्थ है भगवान और दासी का अर्थ है भगवान की सेविका, इसलिए इन्हें नाचने वाली कहना ठीक नहीं होगा। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है। लेकिन आम यूरोपीय लोगों से हमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य की पेचीदगियां समझने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। तभी तो उन्होंने सभी तरह के भारतीय शास्त्रीय नृत्यों को वैश्याओं द्वारा किए गए नृत्य के स्तर पर ही उतार दिया। जितनी उनकी समझ थी, उन्होंने फ्रेंच रूल के बारे में उतना ही समझा। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि फ्रांसीसी हुकूमत कितनी सक्षम थी। ऐसे लोग मंदिर में जाकर नाच तो देखते ही थे और वहां बैठकर सुपारी खाने जैसे प्राकृतिक नशे भी करते थे। ब्रिटिश हुकूमत इससे बिल्कुल अलग थी। वो ऐसा नहीं करते थे। जिन्होंने हाल ही में ये फिल्म देखी है, उनकी बहुत अलग प्रतिक्रिया है। अगर आप इन देवदासियों की साड़ियों पर गौर करें तो आप इन खूबसूरत साड़ियों के टेक्सचर को महसूस कर सकते हैं।
आप महसूस कर सकते हैं कि इन्होंने रेशम की साड़ी पहनी है। रंग भी बहुत सुंदर है और खासकर इस देवदासी ने सच में बहुत ही सुंदर रंग की साड़ी पहनी है। ये बहुत फोटोजेनिक है। कैमरे से इसे कोई घबराहट नहीं हो रही। ये शांत है, लग रहा है जैसे हम नहीं ये हमें देख रही हो, मानो समय से परे हो। इसी वजह से मैं इस फ्रेम को फ्रीज करना चाहती हूँ। ये फिल्म 1914 में बनी, वो साल जब सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं पूरा यूरोप पहले विश्व युद्ध में शामिल होने वाला था। वो युद्ध जो ब्रिटिश साम्राज्य और भारत दोनों के लिए सब कुछ बदल देने वाला था। बारह दिसंबर 1911 दिल्ली। राजा जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक को चिन्हित करने के लिए एक दरबार लगाया गया। इस शाही आयोजन को सफल बनाने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के लाखों सैनिकों की सहभागिता थी और इस आयोजन में हजारों दर्शक शामिल हुए। हम भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिंग को जुलूस का नेतृत्व करते हुए देख रहे हैं। और आखिर में मुख्य कार्यक्रम। ऐसा पहली बार हुआ कि एक ब्रिटिश शासक सम्राट अपने अवधि काल में भारत गया। 1911 के इस इवेंट के बारे में एक दिलचस्प बात ये थी कि ये बेहद सोच समझकर डिजाइन किया गया था। आपको ये समझना होगा कि इस इवेंट का फिल्मांकन क्यों हुआ। इस इवेंट के आयोजक आखिर किस पर प्रभाव डालना चाहते थे। दरअसल वो इस मेगा इवेंट के जरिए प्रतीकात्मक ढंग से ब्रिटिश राजतंत्र की ताकत और प्रतिष्ठा को अंग्रेजी साम्राज्य से जोड़ना चाहते थे। और ये प्रतीकात्मकता तभी काम कर सकती थी जब विदेशी सरकारों को ऐसा लगे कि भारत की रियासतों और रिवाड़ों के राजा महाराजा अंग्रेजों के प्रति वफादार हैं। दिल्ली दरबार के इन चित्रों को दुनिया के सभी कोनों तक पहुंचाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। कई फिल्म कंपनियों ने इस मेगा इवेंट का फिल्मांकन किया और इसे बहुत विस्तार पूर्वक ढंग से शूट किया। इन फिल्म कंपनियों ने बहुत ही कम समय में अपनी फिल्मों को तैयार करके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेज दिया। उन्होंने 1911 से पहले लगे दरबारों की फिल्मों को भी फिर से रिलीज कर दिया। इससे दुनिया भर में दरबार को देखने के लिए जिज्ञासा बहुत बढ़ गई। हम उन वृद्ध ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों के जुलूस को देखते हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजी हुकूमत का साथ दिया। 1857 का ये विद्रोह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। ये विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी की पैदल सेना की सभी टुकड़ियों ने किया था। इस बगावत की वजह से अंग्रेजों ने भारत को लगभग खो ही दिया था। इसके जवाब में अंग्रेजों ने लाखों लोगों को जान से मार दिया। हुकूमत की ये प्रतिक्रिया भारत में अंग्रेजी राज की सबसे क्रूर घटना थी। इस प्रतिक्रिया में जिन सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया उनमें से बहुत सारे सिख और गोरखा थे। जब इन वृद्ध सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया था तब ये बहुत युवा रहे होंगे और आज ये अपने कोट पर लगे पदकों को बहुत गर्व के साथ प्रदर्शित कर रहे हैं। जब भी अंग्रेज भारत में दरबार लगाते तब वो अपने इन वफादार सैनिकों को दरबार में जरूर बुलाते, क्योंकि ये सैनिक उस वफादार भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे आयोजनों का मकसद था दुनिया को ये जताना कि ब्रिटिश शासन बहुत लोकप्रिय है। अंग्रेजों ने 1857 की घटनाओं को विद्रोह का नाम दिया, लेकिन बहुत सारे भारतीय इसे स्वतंत्रता का पहला युद्ध मानते हैं। साल 1911 में हुकूमत को लगने लगा कि भारत उनके हाथ से फिसल रहा है। दरबार में राजा जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। उस समय तक कलकत्ता में राष्ट्रवादी सक्रियतावाद बहुत बढ़ गया था। अंग्रेजों के लिए वहां का वातावरण बहुत असुरक्षित हो गया था। अब कुछ उदारवादी अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य की आलोचना शुरू कर दी थी। नए तरह के सवाल उठने लगे, जैसे हम भारत में क्यों हैं? जब वो हमारा देश नहीं है तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं?
यहाँ पर असंतोष के बीज फूटने लगे थे। इन्हें देखिए, ये है बड़ौदा के गायकवाड़। दरबार में इन्हें भी बुलाया गया, लेकिन इन्होंने अचानक दरबार छोड़ दिया और जाने से पहले ये राजा जॉर्ज पंचम के आगे झुके भी नहीं। इस वजह से ये फिल्म चर्चा में आ गई और इस बात को फिल्म में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया। विज्ञापन के लिए पंचलाइन तैयार की गई, उसमें लिखा था, गो सी द गायकवाड़ बॉब। शुक्र है इस इवेंट को फिल्माने के लिए कई फिल्म कंपनियां उपस्थित थीं, इसलिए ये लम्हा कई एंगल से शूट हुआ। इसलिए गायकवाड़, जिन्होंने कथित रूप से किंग जॉर्ज V की अवहेलना की थी, वो एक बड़ी चर्चा का विषय बन गया था। लोग पूछने लगे इन्हें यहाँ क्यों बुलाया गया था। गायकवाड़ के अलावा कुछ और भी लोग फुटेज में नजर आए जो जॉर्ज को पीठ दिखाकर चले गए। इसलिए यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि क्या गायकवाड़ सच में इस इवेंट के विवादास्पद पहलू थे या फिर ये दिलचस्पी पैदा करने के लिए किया गया। यूके के मीडिया में ये अफवाह थी, लेकिन जब ये फिल्म भारत में दिखाई गई तो गायकवाड़ वाला हिस्सा एडिट कर दिया गया। उन्हें सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखाना था जिन्होंने राजा का सम्मान किया था। गायकवाड़ ने उस भूमिका को निभाने से इनकार कर दिया था जिसकी उनसे उम्मीद की गई थी। इस वजह से वो उन लोगों में आ गए थे जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता था। ये विचार घर करने लगा कि भारत में जो लोग पीढ़ियों से ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वास पात्र हैं, जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे, उनके पोते भी उतने ही विश्वसनीय होंगे। विश्वसनीयता को लेकर चाहे जो भी संदेह हो, लेकिन पहला विश्व युद्ध छिड़ने पर ब्रिटिश हुकूमत को भारत से सैनिक भर्ती करने पड़े। अक्टूबर 1914 की इस 2 मिनट की न्यूज रील में दिखाया गया है कि भारतीय सैनिक जर्मनों से लड़ने के लिए अफ्रीका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे सिख, राजपूत और पठान हैं। अंग्रेजों का मानना था कि ये समुदाय लड़ने के लिए ही बने हैं, लेकिन फिर भी अंग्रेज उन्हें हीन समझते थे क्योंकि वो नस्लवादी थे। अंग्रेजों की सेना में सिर्फ स्वेच्छा से ही भर्तियां होती थीं, क्योंकि वो जानते थे जबरदस्ती भर्ती करने से बगावत का खतरा पैदा हो सकता है। ब्रिटिश फौज में भारतीय सैनिकों को यूरोपीय सैनिकों की तुलना में तकनीकी रूप से पीछे रखा जाता था, ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय सैनिकों को आसानी से निहत्था किया जा सके। पहले विश्व युद्ध के दौरान लगभग 13 लाख भारतीय सैनिकों ने अफ्रीका और यूरोप में अंग्रेजों के लिए जंग लड़ी। इसी गॉमोंट न्यूज रील में एक स्कॉटिश रेजिमेंट को परेड करते हुए दिखाया गया है। अगर आप दोनों को एक साथ देखेंगे तो समझ जाएंगे कि भारतीय सैनिक पक्षपात के शिकार थे। पहले विश्व युद्ध में ब्रिटेन का समर्थन करने के पीछे ये उम्मीद की जा रही थी कि भारत को अधिक स्वतंत्रता से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर विश्व युद्ध के खत्म होने के 1 साल बाद 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में कुख्यात नरसंहार हुआ। ब्रिटिश सैनिकों ने पवित्र शहर अमृतसर में सैकड़ों निहत्थे भारतीयों को मार डाला। लोगों का हुकूमत पर से विश्वास उठ गया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने जोर पकड़ लिया। ये एक महत्वपूर्ण मोड़ था। अंग्रेजी साम्राज्य के लिए जो वफादारी हुआ करती थी वो लुप्त होनी शुरू हो गई। आने वाले सालों में भारत की कहानी के कुछ ऐसे अध्याय खुलने वाले थे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था।